तो हम लोग कल डिस्कस किए थे वैक्यूल्स के बारे में, यानी जिसको हम लोग हिंदी में रसधानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो हम लोग ये सीखे थे कि सेल के अंदर, जनरली प्लांट सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, झिल्ली से घिरा हुआ खाली स्थान पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। उसी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को नाम क्या दिया जाएगा? वैक्यूल, यानी उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? रसधानी। ठीक है। तो वैक्यूल जो है और कुछ नहीं बल्कि सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। तो आप इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल, यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले झिल्ली युक्त स्थान को रसधानी के नाम से जाना जाता है। प्लांट सेल के केस में वैक्यूल्स ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी प्लांट सेल में जो रसधानी होती है वो पूरे प्लांट सेल की, यानी पादप कोशिका की आयतन का 90% भाग क्या कर लेती है? घेर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो हम लोग ने ये सीखा था कि जो प्लांट सेल होता है उस प्लांट सेल में जब भी वैक्यूल की बात की जाए तो परमानेंट सेल की बात की जाती है, मतलब जो स्थायी उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनमें एक बड़ी सी क्या पाई जाती है? वैक्यूल पाई जाती है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका होती है उसके अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग और काफी तेजी से डिवाइड करने वाली कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उनके अंदर वैक्यूल यानी रसधानी नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल किसमें बदलती है? परमानेंट सेल में, मतलब आज की जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं वो आगे चल के परमानेंट यानी स्थायी कोशिका में परिवर्तित होगी, तो उसके अंदर एक बीच में बड़ा सा क्या आ जाएगा? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस यानी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना आ जाएगा, जिसको नाम क्या दे देंगे हम लोग? रसधानी, यानी वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये वैक्यूल जो है इसके बारे में सबसे पहले एस्प्लांजानी ने कहाँ देखा था? प्रोटोजोआ में, यानी सबसे पहले वैक्यूल को देखा गया था एस्प्लांजानी के द्वारा। कहाँ पे? प्रोटोजोआ में। लेकिन वैक्यूल जो है डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक, यानी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक के द्वारा इसकी खोज की गई। लेकिन नाम वैक्यूल जो नाम बोला जा रहा है वो नाम किसके द्वारा दिया गया है? दुजार्दिन के द्वारा, यानी दुजार्दिन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया? वैक्यूल शब्द का प्रयोग किया। और वहीं पे डिस्कवरी का क्रेडिट यानी खोज का श्रेय किसको दिया गया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक को। ऑकरेंस की बात करेंगे तो सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड वैक्यूल्स, यानी पौधे में जो स्थायी उत्तक की कोशिका होती है उसमें सुविकसित रसधानियां पाई जाती हैं। और वैक्यूल्स कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में कहाँ नहीं मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल में, यानी जो विभज्योतक की कोशिका होती है उसमें और जंतु कोशिकाओं में आपको रसधानी नहीं पाई जाती है। तो वैक्यूल्स की उपस्थिति कहाँ है? प्लांट्स में। प्लांट्स में किसमें? तो आपको परमानेंट सेल के अंदर यानी स्थायी कोशिका के अंदर, जबकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में रसधानी नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। और साथ ही साथ एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं पाई जाती है। दूसरा बात हम लोग किए थे टाइप्स ऑफ वैक्यूल, यानी रसधानी के प्रकार, जिसमें 4 प्रकार के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। एक का नाम था आपको सैप वैक्यूल, दूसरे का नाम था फूड वैक्यूल, तीसरे का नाम था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और चौथे का नाम था गैस वैक्यूल। जब भी हम वैक्यूल की बात करते हैं तो सबसे कॉमन और आम जो रसधानी होती है उसका नाम है सैप वैक्यूल। तो जिस वैक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई लेयर होती है, मतलब झिल्ली द्वारा घिरी हुई एक परत होती है जो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, और उसको नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। यानी जो वैक्यूल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है यानी बाहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है उसको नाम क्या दे देते हैं? टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर का जो खाली स्पेस है उसमें नॉन लिविंग यानी निर्जीव तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको नाम क्या देते हैं? सेल सैप, या उसी को कोशिका रस के नाम से भी जाना जाता है। तो टोनोप्लास्ट क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यानी रसधानी की सबसे बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो है वैक्यूल हो गया, यानी ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको सफेद कलर का, ये क्या हो गई? रसधानी। तो इसकी जो बाउंड्री है, बाहरी जो दीवार है, परत है, इसी को नाम क्या दिया जाएगा? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा पड़ा रहता है उस तरल पदार्थ को नाम देंगे सेल सैप। सेल सैप यानी कोशिका रस के नाम से जाना जाता है। जेली लाइक
ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। रसधानी में उपस्थित जेली जैसा पारदर्शी द्रव कोशिका रस कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? वाटर, साल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स और वेस्ट मटेरियल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। बदमाशी शुरू कर दिया आप? नहीं दिख रहा है? जॉब दिख रहा है? चलिए ठीक है। कहने का मतलब माता पिता इतना तपस्या करके पैसा ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको फेंकना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि अच्छा से कमाई होगा तब तो कुछ करेंगे। पैसा तो आपका पूरा फाइनल पेड हो गया है। अब बदमाशी टॉप लेवल पे है। हाँ, अच्छा 12th में पढ़ना है। आज हम आपको एक बात कह देते हैं, 12th में आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप लाइए, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं उस समय। अच्छा चलिए ठीक है, आपका सोच अच्छा है, भगवान करे कि आपकी तरक्की और आगे भी हो। ठीक है, हाँ। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी वृद्धि हो। चलिए आगे कुछ सुनाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? आपको सेल सैप के अंदर, यानी कोशिका रस में। यानी जो रसधानी के अंदर तरल पदार्थ होता है वही तरल पदार्थ क्या कहलाता है? सेल सैप यानी कोशिका रस कहलाता है। इसके अंदर क्या मौजूद है? तो वाटर, साल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन और वेस्ट मटेरियल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझे थे कि सेल के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके योग को क्या नाम दिया गया था? मेटाबॉलिज्म। अब जैसे सेल है तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनेंगे जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है। तो वो वेस्ट मटेरियल कहाँ कर स्टोर हो जाएगा? इसी वैक्यूल के अंदर, रसधानी के अंदर। यानी कोशिका रस में क्या पाया जाता है? पानी, लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, विटामिन और चयापचय के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। सेल सैप कंटेन्स वाटर सोलुबल पिगमेंट्स। इसमें वाटर सोलुबल पिगमेंट्स पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक जल में घुलनशील पिगमेंट है, उसका नाम है एंथोसाइनिन, जो ब्लू या फिर वायलेट कलर देता है। और साथ ही साथ एक होता है एंथोक्लोर, जो क्या कलर देता है? येलो। यानी कोशिका रस में जल में घुलनशील वर्णक होते हैं। एंथोसाइनिन जो कि नीला या बैगनी रंग प्रदान करता है, और एंथोक्लोर जो कि क्या प्रदान करता है? पीला रंग। जैसे फूल में आप बात करते हैं, कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं या उसको पेटल्स के नाम से बोलते हैं। तो जो फ्लावर होता है, यानी जिसको आप पुष्प बोलते हैं, उस पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होता है, जिसमें से पहला एक भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बाह्य दलपुंज आप पढ़े होंगे। उसी तरह दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कोरोला यानी दलपुंज। उसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग। और चौथा पार्ट होता है उसको बोलते हैं गाइनोसियम यानी जयांग। ये पढ़े हैं आप सभी लोग। इसमें फूल का जो कलरफुल पार्ट होता है, मतलब रंगीन भाग होता है, तो कोरोला का जो यूनिट होता है, इकाई, उसके इकाई को नाम दिया जाता है पेटल्स। क्या नाम दिया जाता है? यानी हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी, यानी फूल का जो कलरफुल भाग होता है। तो वो कलरफुल है किसी ना किसी पिगमेंट के कारण। तो जो सेल सैप है, सेल सैप यानी जो कोशिका रस है, इस कोशिका रस में क्या मौजूद है? वाटर सोलुबल पिगमेंट, यानी जल में घुलनशील वर्णक होते हैं। तो यही वर्णक जो इसके अंदर मौजूद है वही इस पेटल को क्या प्रदान करते हैं? अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि सेल सैप में जो पिगमेंट है वही पिगमेंट इस फूल के कलरफुल पार्ट को क्या बना रहा है? कलर दे रहा है। अब जो भी कलर देखने को आपको मिल रहा है वो यहीं से देखने को मिल रहा है। खास करके येलो कलर भी देता है और वायलेट और आपको ब्लू कलर भी प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। तो इसमें पहला कौन सा है? सैप वैक्यूल्स। तो दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैक्यूल, यानी सबसे सामान्य प्रकार की रसधानियां कौन सी होती हैं? रस रसधानी या सैप वैक्यूल। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है? सेल सैप। और सैप वैक्यूल्स का ही जो बाउंड्री होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसी को क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये वैक्यूल्स क्या स्टोर करती हैं? अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन। यानी इसके सैप में आपको क्या मिलेगा? अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन संचित होते हैं।
ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी पादप की कोशिकाओं को ये स्फीति, कठोरता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ पानी यानी जल के अवशोषण के लिए भी क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो ये किसकी कहानी हो गई? सेब वैक्यूल की। दूसरा हम लोग ने जो वैक्यूल पढ़ा था उसका नाम था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी संकुचनशील राजधानी। तो जो संकुचनशील राजधानी है वो किस में हेल्प करती है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, बैलेंस इन यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा। तो हम लोग पढ़े थे कि शरीर के अंदर जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है यानी आंतरिक वातावरण है उसको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो उसी को नाम दिया गया था होम्योस्टैटिस। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? किडनी मौजूद है। तो किडनी क्या करता है? बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को, सांद्रता को मेंटेन कर देता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर ऐसा कोई संरचना नहीं है। तो किडनी जैसा काम करने के लिए उनके अंदर क्या मौजूद होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी यही जो संकुचनशील रसधानियां होती हैं, यही संकुचनशील रसधानियां उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है, यानी परासरण ताप में। तो ये रसधानियां पैरामीशियम और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में पानी और नमक संतुलन, ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा का नाम था फूड वैक्यूल। तो ये कहाँ पाई जाती है? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और अदर प्रोटोजोआ में। और इस वैक्यूल में क्या पाया जाता है? फूड पार्टिकल्स। कब इंजेस्ट होता है? किस प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस। तो ये कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा तथा अन्य प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं और इन रसधानियों में फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्रहण किए गए क्या होते हैं? खाद्य कण होते हैं। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी पाचक रस, जो क्या करता है? जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इनगल्फ यानी निगला गया है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, किसको तोड़ देगा? उसमें सिंपल फूड पार्टिकल्स में। तो इसी प्रोसेस को नाम देते हैं डाइजेशन यानी पाचन। यानी जो फूड पार्टिकल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स से किस में बदल जाता है? सिंपल में। यानी भोजन का जटिल से सरल अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एंजाइम्स की। तो अमीबा में भोजन को पचाने के लिए कौन काम करता है? फूड वैक्यूल। और उसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक रस पाए जाते हैं। तो इनमें पाचक एंजाइम भी होते हैं जो जटिल खाद्य कणों को छोटे सरल कणों में पचा देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। चौथा पढ़े थे गैस वैक्यूल। और ये कहाँ पाई जाती है? कुछ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और ये क्या होती हैं? मेटाबॉलिक गैस, यानी उपापचय के दौरान पैदा की गई गैस होती हैं जो क्या प्रोवाइड करती हैं? बायोन्सी, सेल को क्या देती हैं? उत्प्लावनता, जिसके कारण वो आसानी से पानी में क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि गैस वैक्यूल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होती है। तो ये कुछ प्रोकैरियोट्स में होती हैं। इनमें उपापचयी गैसें होती हैं जो कोशिका की उत्प्लावनता को बनाए रखने में मदद करती हैं, लेकिन ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। तो चार तरह की क्या हो गई? रसधानी। उसमें सबसे कॉमन कौन सा हो गया? सेब वैक्यूल। दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल। तीसरा फूड। और चौथा क्या हो गया? तो इसमें से किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है? गैस वैक्यूल के पास। और गैस वैक्यूल कहाँ पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स में। और ये मदद करेगी किसको? कोशिकाओं को तैरने में यानी जल में डूबने से बचाएंगी। जो फूड वैक्यूल है वो अमीबा के अलावा कुछ प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। और ये तब बनता है जब ये अमीबा या कुछ प्रोटोजोआ बाहर से फूड को क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो फूड वैक्यूल यानी खाद्य रसधानी का निर्माण होता है। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो पाचक रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं? पचा देते हैं, यानी भोजन के पाचन में मदद करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों के अंदर वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है, एक तरह से ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन की बात करेंगे तो दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी ये परासरण, नियमन और उत्सर्जन में मदद करते हैं। इसके अलावा ये स्टोर करते हैं अ नंबर ऑफ सबस्टांसेस जैसे कि साल्ट को, शुगर को, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन। तो ये अनेक पदार्थ जैसे नमक, शर्करा, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीनों के भंडारण में सहायता करते हैं।
दे फंक्शन एज डंप हाउस ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द प्लांट्स, यानी प्लांट के सेल के द्वारा जो वर्ज्य यानी हानिकारक पदार्थ पैदा किया जाएगा उसको पैक कर लेती है, अपने अंदर खपा लेती है, डुबा लेती है। कौन? वैक्यूल्स। तो डंप हाउस, डंपिंग करते हैं, कचरा भरने वाला काम। तो ये भी क्या करती है? अवशिष्ट पदार्थों के डंप हाउस के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा ये पादप कोशिकाओं को क्या प्रदान करेगी? टर्जिडिटी और रिजिडिटी, यानी स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। मेंटेन osmotic concentration of cytoplasm is required for absorption of water in the plant cell, यानी प्लांट सेल बाहरी वातावरण से क्या करती है? जल को अवशोषित करती है। तो जल को अवशोषित करने के लिए साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है यानी परासरण सांद्रता वो बरकरार होना चाहिए। जैसे कि सेल के अंदर अगर नमक की मात्रा ज्यादा है यानी सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो वो बाहर से वाटर को आसानी से क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। उसको नाम दिया गया था इंडोऑस्मोसिस। अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और बाहरी वातावरण में वाटर कम है तो उस केस में प्लांट सेल क्या करती है? वाटर को बाहर की तरफ निकाल देती है। उसको नाम क्या देते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। तो सेल वाटर गेन करेगी या फिर सेल वाटर को रिलीज करेगी वो डिपेंड करेगा साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे। तो उसको भी कौन मेंटेन करेगा? वैक्यूल। यानी पौधे की कोशिका में जल के अवशोषण के लिए साइटोप्लाज्म की ऑस्मोटिक सांद्रता बनाए रखना आवश्यक होता है और यह भी काम कौन करता है? वैक्यूल। पिगमेंट्स जो सेल सैप के होते हैं वो पेटल्स को क्या करते हैं? अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फूल होता है उसके पेटल्स यानी पंखुड़ियों का जो अलग अलग रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो सेल सैप में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के कारण, यानी कोशिका जो रस होती है उसमें मौजूद जो वर्णक होते हैं उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। यहां तक क्लियर? ये सब चीज को हम लोग कठोरता, एक टर्गिडिटी का मतलब होता है स्फीति। जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर जैसे जैसे वाटर फिल होगा तो एक्स्ट्रा वाटर वो कहाँ लेके जाएगी? वैक्यूल में। तो वैक्यूल का धीरे धीरे साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो वैक्यूल फाइनली जाके किससे टच कर जाएगी? सेल वॉल से। तो सेल वॉल को क्या कर दी? टारगेट कर दी, यानी सेल को टारगेट कर दी, यानी वाटर पूरी तरीके से भर चुकी है। अब जब वापस से वाटर लॉस करेगी तो सेल वॉल तो वहीं पे रहेगा यानी प्लाज्मोलाइसिस होगा और सेल मेम्ब्रेन से लेते हुए सारा हिस्सा आपस में कांटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो बोलेंगे वो क्या होगी? फ्लैसिड, यानी कोशिका सिकुड़ गई। और एक तरफ बोलेंगे कोशिका फूल गई। तो टर्जिडिटी कब मिलेगा? जब उसके अंदर वाटर इंटर करेगा। तो वो किसके कारण मेंटेन किया जा रहा है? आपको वैक्यूल के द्वारा। तो क्या कब कर रहा है? वाटर को स्टोर करके। तो इसलिए पड़े सेल सैप के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? वाटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर वो जाके क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। तो ये आगे पढ़ेंगे जब एक चैप्टर आएगा उसमें प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना? तो वहीं पे मिलेगा आपको वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर, ठीक है ना? यानी जब वाटर अंदर जाता है तो धीरे धीरे वाटर क्या करेगा? दीवार पे प्रेशर डालेगा, सेल वाल पे, तो उसको बोलते हैं टर्जिट प्रेशर। और उतना ही प्रेशर वापस सेल वाल कहाँ डालेगी? साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म में। दोनों प्रेशर आपस में क्या होता है? बैलेंस होता है। तो ये चीज कब होता है? ड्यूरिंग इंडो ऑस्मोसिस। तो उसी को बोलते हैं टर्जिडिटी। और उसके कारण सेल क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। तो रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करने में भी क्या करती है? मदद करती है। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े ये सिर्फ किसकी कहानी थी? वैक्यूल की। तो ये टोटल ओवरऑल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो गई, ठीक है ना? जिसमें पहला हम लोग पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़े गोल्जी बॉडी, तीसरा पढ़े लाइसोसोम और चौथा पढ़े वैक्यूल। यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 भाग हो गए और ये चारों भाग अपना अलग काम करते हैं लेकिन फिर भी इनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी अंतःझिल्लिका तंत्र का अंग समझा जाता है, माना जाता है। लेकिन उसके अलावा और भी है। तो अगला जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है और अदर भी सेल ऑर्गेनल्स है उन सब के बारे में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे आपके किताब में दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में लिखा होगा सूत्र कणिकाएं। देखिए ऐसा करके दिया है क्या? देखिए सूत्र कणिकाएं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है सेल के लिए। किसके दृष्टिकोण से? तो अगर हमारे घर में जैसे मतलब वर्क करना हो या फिर जहाँ पे देश को चलाने की बात हो तो वहाँ पे करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बिना कोई काम होने वाला नहीं है। उसी तरीके से जो सेल होती है वो सेल कई सारे काम कर रही है, ठीक है ना? प्रोटीन का निर्माण कर रही है,
इसके अलावा वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, मांसपेशियों में संकुचन आ रहा है, जो तंत्रिका आवेग होता है नर्व इंपल्स उसको कंडक्ट करवा रही है। तो बहुत सारे कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, उपापचयी गतिविधियां चल रही हैं। तो उन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी पैदा कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पहला चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया, इसका नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखने को मिलती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, ठीक है ना, एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज पढ़ेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है उसको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है ना। पूरा ओवल और माइटोकॉन्ड्रिया के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टर्म आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सिंपल अगर भाषा में समझा जाए तो छोटा छोटा धागा जैसा संरचना, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप मतलब कोशिका के अंदर देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो छोटे छोटे धागे जैसे क्या मिलेगी? संरचना मिलेगी। इन्हीं छोटे छोटे धागे जैसे संरचनाओं को नाम क्या दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको हिंदी में बोल रहे हैं सूत्रकणिका है। सूत्र का मतलब होता है धागा। तो यहाँ पे ये ग्रीक के दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। तो ग्रीक वर्ड के दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। माइटोस का मतलब होता है थ्रिड, ठीक है ना, और दूसरा हो गया कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रैनुलर, यानी धागे जैसे दानेदार या धागे जैसे कण जैसी संरचना को नाम क्या दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसे ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी अदर भी कंपोनेंट सेल के अंदर मौजूद है। लेकिन केवल अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बढ़िया से देखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हम एक पिगमेंट का यूज करेंगे, स्टेन यानी रंजक का, जिसका नाम है जेनस ग्रीन। क्या नाम है? जेनस ग्रीन। ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हम सेल को स्टेन करते हैं, कोशिका को रंजित करते हैं, और किस स्टेन से करेंगे? जेनस ग्रीन। पूरा नाम बोलते हैं जेनस ग्रीन, बी से उसको स्टेन करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से माइटोकॉन्ड्रिया नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला चीज ये समझ गए, वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड के मिलने से बना है ग्रीक के। माइटोस का मतलब थ्रिड, कॉन्ड्रियोन का मतलब धागा या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक के दो शब्द, मिटोस का मतलब हो गया धागा, कॉन्ड्रियोन का मतलब हो गया दानेदार, यानी दानेदार धागे जैसी संरचना जो कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरी पड़ी रहती हैं, उसी को नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मींस दीज आर माइक्रोस्कोपिक थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी सूक्ष्म धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरी हुई हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। These are the second largest cell organelle, यानी कोशिका में दूसरी सबसे बड़ी उसकी पार्ट जो है कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी पहला कौन सा है वो भी आगे आ जाएगा। तो सेल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी दूसरी सबसे बड़ी कोशिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टैंड विद जेनस ग्रेन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रेन बी द्वारा क्या किया जाता है? रंजित किया जाता है। यानी इस स्टेन का प्रयोग करके हम आसानी से किसको देख पाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। डिस्कवरी की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले स्ट्रिएटेड फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट, यानी जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें फ्लाइट मसल्स होता है, यानी उड्डयन मसल, जो मसल्स क्या करता है उनको उड़ने में मदद करता है, उसमें उन्होंने किसने ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के रूप में देखा था? किसके द्वारा? कॉलिकर के द्वारा। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले व्यक्ति कौन हो गए? कॉलिकर। कहाँ देखा था? तो जो कीट पतंग होते हैं उनके उड्डयन मांसपेशियों में, यानी फ्लाइट मसल्स, जो मसल्स क्या करती है उनको उड़ने में मदद करती है, वहां पे इन्होंने देखा था। अल्टमैन ने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया खूब अच्छे तरीके से देखने और समझने का काम किसने किया? अल्टमैन ने। और उस समय उसको एक नाम दिया जिसको आज के नाम बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट, ठीक है ना, मतलब तो झिल्ली युक्त संरचना, झिल्ली युक्त संरचना। बायोब्लास्ट कहा किसने? अल्टमैन ने। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्टडी किया अल्टमैन ने। इसलिए अगर पूछा जाए खोज का श्रेय, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के खोज का श्रेय किसको दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे? श्रेय की अगर बात करा जाए तो यहां पे आप हमेशा नाम लिखेंगे अल्टमैन का, अल्टमैन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के खोज का श्रेय किसको दिया गया? अल्टमैन का। लेकिन जो नाम हम लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सी बेंडा ने किया था। तो तीन चीज मिला। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा या ऑब्जर्व किया? कॉलिकर। कहां पे देखा था?
तो इंसेक्ट में कहाँ देखा था? तो फ्लाइट मसल यानी उड्डयन पेशियों में। दूसरा, इसको सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर इसका किसने अध्ययन किया? अल्टमैन ने, यानी क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अल्टमैन को। और जो नाम हम लोग आजकल बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रचलित नाम किसके द्वारा दिया गया? सी बेंडर। तो सबसे कॉमन एग्जांपल, नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? दूसरा प्रचलित क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन सा स्टेन का प्रयोग करते हैं? जेनस ग्रेन बी, इसका प्रयोग करते हैं। ये दो चीज आप अपने किताब में नोट डाउन कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज बात करेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिक्स नहीं है। कहीं पे एक ही माइटोकॉन्ड्रिया और कहीं पे लाखों माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी वो कोशिका के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कार्यकी अवस्था पे निर्भर करती है। यानी जिस सेल के अंदर एनर्जी की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। अब सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझा जाए, प्लांट और एनिमल यानी पादप में और जंतु में, इन दोनों सेल में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी? तो हम लोग बोलेंगे जंतु कोशिका में। क्योंकि प्लांट सेल जो होती है, यानी जो पौधे होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो लोकोमोट नहीं करते हैं, प्रचलन नहीं करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप एक ही जगह पे बैठे हैं, खड़े हैं, तो आपका जाहिर सी बात है कि ऊर्जा कम खर्च होगा। चलिएगा तो थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा, दौड़िएगा तो और ज्यादा ऊर्जा खत्म होगा, तैरिएगा तो और ज्यादा ऊर्जा खत्म होगा, उड़ने की कोशिश कीजिएगा तो और ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। यानी हर अलग अलग स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग पड़ रही है। तो किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उस सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर निर्भर करेगी, यानी ऊर्जा की डिमांड पे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इसलिए किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिक्स नहीं है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की शारीरिक गतिविधियां पर निर्भर करती है, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, और अच्छा से बोले तो शरीर क्रिया विज्ञान पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो माइक्रोस्टेरियासिस, क्लोरेला और ट्राइपेंसोमा में सिर्फ कितना माइटोकॉन्ड्रिया है? एक, ठीक है ना। ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं, इस ईस्ट में कितना माइटोकॉन्ड्रिया है? लेस देन 10, 10 से कम है। लीवर सेल्स में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया है? 500। किडनी में 300 से 400। क्योस नामक अमीबा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है। यानी सब में क्या है? अलग अलग है। अब पौधे और जानवर में बोला जाए तो किस में ज्यादा है? तो बोलेंगे जानवर में, यानी जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। यूजुअली प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। लेकिन पूछा जाए इन एनिमल्स, जानवरों में कहां पे सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा? तो बोलेंगे फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी उड़ते हैं तो उनको उड़ने में सबसे ज्यादा क्या होती है? ऊर्जा खर्च होती है। यानी इन एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षियों की उड्डयन पेशियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। नोट में याद रखिए, अगर एक सेल के अंदर 10 माइटोकॉन्ड्रिया है तो उन सबको एक साथ मिलाकर कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई सेल है और उस सेल के अंदर बहुत सारा आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है तो उन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ क्या बोलिएगा आप? कॉन्ड्रियोम। क्या बोलेंगे? यानी एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से कॉन्ड्रियोम के नाम से जाना जाता है। ये भी कहीं पे लिख लीजिए किताब में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो कितने चीज, हाँ क्यों नहीं होगा? तो उससे क्या हो गया? इसलिए ना कहा जाता है कि जहाँ पे मतलब छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बड़ा हो जाने के बाद, क्योंकि जहाँ पे सुई की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे तलवार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कोई जरूरी है कि मल्टी सेलर है तो ज्यादा होगा और यूनिसेलर है तो कम होगा? नहीं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। तो अगर वो ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है तो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। अब छोटा बच्चा है, वो ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा वो मतलब फिजिकल वर्क कर रहा है, तो बोलेगा कि छोटा बच्चा बहुत ज्यादा खा रहा है। उसकी अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फूड का भी स्टोरेज मतलब क्या होगी? आवश्यकता ज्यादा होगी। ये लिख लिए? आप लोग नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, मोबाइल चलाइए, आप लोग सही कर रहे हैं। ये तो भेजने वाले ही नहीं है, नहीं भेजेंगे, हम पार्टिकुलर बच्चों को भेजेंगे। हाँ, ऐसा लगेगा जो जो पढ़ रहे हैं उनको भेज देंगे हम, वाइज में तो आपको भेज भी नहीं करेंगे। एकदम एकदम भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए।
अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। नंबर क्या सीखे? एक तो सीखे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, दूसरा इसके खोज के बारे में सीखे, और तीसरा इसकी संख्या के बारे में। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो कैसा है? स्पाइरल भी हो सकता है, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल इलोंगेटेड और कप शेप्ड। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल, छड़नुमा, गोलाकार, लंबी और कप के आकार का हो सकता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एक जैसा नहीं है, यानी उसके कार्य के आधार पर उसका शेप डिटरमाइन है। साइज की बात करेंगे, ये इष्ट है, खमीर है, बेचारा उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि इसका माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है। इधर एक मेढक दिख रहा है जो एम्फीबियन समूह से बिलोंग करता है, उभयचर, मस्त है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है, ठीक है ना, 40 माइक्रोन मीटर का, और इसका बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए ईस्ट सेल पॉजेज स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, कितना साइज है? 0.1 माइक्रोन मीटर। तो आप पढ़ेंगे ना 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ी होती है। तो एम्फीबियंस में कहाँ? तो oocyte। क्या होता है? oocyte। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे oogenesis, आप पढ़े भी होंगे अंडाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो उसमें जो कोशिका भाग लेती है अंडाणु बनाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग oogonia। उसी से बनता है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। तो जो एक मतलब oocyte होती है किसकी? एम्फीबियंस की, उसमें सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी क्या सीखे? एक शेप जो कि वेरिएबल है, अलग अलग प्रकार का शेप है। आकार देखें तो ईस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा है, सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट में पाया जाता है। और सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है? तो एम्फीबियंस, उभयचर के oocyte में, यानी जो अंड कोशिका होती है उसके अंदर सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। बुझाया समझ में? तो 3 चीज सीखे, एक माइटोकॉन्ड्रिया के खोज के बारे में, उसके नंबर के बारे में, और तीसरा सीखे शेप एंड साइज के बारे में। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो सबसे लंबा है, ठीक है ना। तो उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। भागिए नहीं, बैठिए आराम से।